हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रिलीजन के मामले एक बार फिर से कोर्टरूम के सेंटर स्टेज पर आ गए हैं और सवाल सिर्फ फेथ का नहीं है, लॉ का है, पावर का है और सबसे इम्पोर्टेंट ड्यू प्रोसेस का है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत तक एक ही थ्रेड चल रही है कि स्टेट क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। आज का जो पूरा लीगल ड्रामा है वो सिर्फ एक मॉस्क या एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि कल को किसी भी सिटीजन के साथ स्टेट का बिहेवियर कैसा होगा। तो क्या हुआ है इन केसेस में, कैसे कोर्ट्स ने यूपी गवर्नमेंट को एक जोरदार फटकार लगाई है और सीजे सूर्यकांत के सामने कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर आ पहुंचा है, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया एक केस जिसका नाम है एहसान अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहाँ एक सिंपल सी कहानी है, लेकिन उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। एहसान अली का कहना है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक प्लॉट लीगली खरीदा था, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू। डेट भी क्लियर है 20 सितंबर 2019, मतलब ओनरशिप पे कोई इमीडिएट डाउट नहीं था। उसके बाद उन्होंने उस लैंड पर एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया और यहीं से ट्विस्ट आता है। कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी कि अथॉरिटीज आई और बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी हियरिंग के सीधा प्रीमाइसेस को सील कर दिया। रीजन दिया गया कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है और प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया गया। अब सुनने में ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लग सकता है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट के सामने गया तो पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। पिटिशनर की काउंसिल ने सीधा चैलेंज किया कि ये एक्शन इलीगल है क्योंकि नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। कोर्ट ने इसको लाइटली नहीं लिया। डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिसेस अतुल श्रीधरन एंड सिद्धार्थ नंदन थे, सीधे स्टेट से टफ सवाल पूछने लगे और वो सवाल एक लाइन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एसेंस पकड़ लेता है। वेदर देयर एग्जिस्ट एनी अथॉरिटी अंडर लॉ टू सील अ प्लेस ऑफ वर्शिप अंडर कंस्ट्रक्शन without issuance of prior notice or affording an opportunity of hearing to the petitioner। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। सिंपल है, स्टेट कुछ भी कर सकता है लेकिन बिना प्रोसीजर फॉलो किए कुछ नहीं कर सकता। अब कोर्ट ने एक और पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, as to under what authority of the law state can seal a place of worship। यहाँ authority of law बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट को पावर है, बल्कि ये भी कि वो पावर किस स्पेसिफिक लॉ से आ रही है। क्या कोई स्टैट्यूट है, क्या कोई म्यूनिसिपल रेगुलेशन है, या बस एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन पर काम हो रहा है। एहसान अली की साइड से ये भी आर्ग्यू किया गया कि अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल भी था तब भी अथॉरिटीज को पहले नोटिस देना चाहिए था, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए थी। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यानी हियर द अदर साइड। अब कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर का ग्रीवांस जेन्युइन लगता है कि बिना किसी प्रोसीजर फॉलो किए डायरेक्ट सीलिंग कर दी गई, और इसीलिए कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट किया कि वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट फाइल करे और क्लियरली बताए कि उनके पास क्या लीगल बैकिंग थी। और यहीं पर आता है एक इंटरेस्टिंग एंगल। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रायर परमिशन जरूरी होती है, अगर होती है तो किस लॉ के अंदर, और अगर नहीं तो फिर सीलिंग का जस्टिफिकेशन क्या है। ये सारे सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का इशू बहुत सेंसिटिव है, लेकिन सेंसिटिविटी के नाम पर प्रोसीजर को बाईपास नहीं किया जा सकता। लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो एक्शन आर्बिट्रेरी हो सकता है। अब इसी बैकग्राउंड में एक और बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये है भोजशाला टेम्पल कमल मौला मॉस्क का डिस्प्यूट मध्य प्रदेश में। अभी कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, ये एक 11th सेंचुरी मॉन्यूमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। यहाँ हिंदूज इसको गॉडेस सरस्वती का टेम्पल मानते हैं, जबकि मुस्लिम्स इसको कमल मौला मॉस्क के रूप में देखते हैं। मतलब एक ही स्ट्रक्चर, दो अलग रिलीजियस क्लेम्स और बीच में स्टेट और कोर्ट्स। इस मैटर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले एएसआई को सर्वे करने का डायरेक्शन दिया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया कि एएसआई रिपोर्ट को अनसील किया जाए और पार्टीज अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर सके। मतलब प्रोसेस चल रहा है, एविडेंस इवैल्यूएट हो रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब हाई कोर्ट के जजेस ने डिसाइड किया कि वो खुद साइट विजिट करेंगे। बेंच ने मैटर को अप्रैल 2 के लिए लिस्ट किया है और कहा है कि जजेस साइट इंस्पेक्ट करेंगे। और यहीं से एक नया लीगल क्वेश्चन उठता है, क्या जजेस का साइट विजिट करना अप्रोप्रिएट है? क्या ये जुडिशियल फंक्शन का पार्ट है या एक तरह का फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है जो किसी और अथॉरिटी को करना चाहिए? इसी डिसीजन को चैलेंज करते हुए मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनका कहना है कि जज का साइट विजिट करना इम्पार्शियलिटी और जुडिशियल प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनने वाली है। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माला बागची एंड विपुल पंचोली है।
डेट भी फिक्स है अप्रैल 1 की। अब अगर दोनों केसेस को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिख रहा है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शन को क्वेश्चन कर रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कंडक्ट के एक एस्पेक्ट को एग्जामिन करेगा। दोनों जगह कोर इशू सेम है, पावर और उसकी लिमिट। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस हमें ये सिखाता है कि इवन इन मैटर्स इन्वॉल्विंग रिलीजन स्टेट को ड्यू प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। नो नोटिस नो हियरिंग का अप्रोच लीगली सस्टेनेबल नहीं हो सकता अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता हो। दूसरी तरफ भोजशाला डिस्प्यूट ये दिखाता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी के डिस्प्यूट कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, हिस्ट्री, फेथ, आर्कियोलॉजी सब इन्वॉल्व है और इसीलिए कोर्ट को एक्स्ट्रा कॉशन होना पड़ता है। हर स्टेप, चाहे वो सर्वे हो, रिपोर्ट हो या साइट विजिट हो, उसका लीगल जस्टिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। आज के टाइम में जब रिलीजन और लॉ का इंटरसेक्शन इतना सेंसिटिव हो गया है, तब जुडिशरी का रोल और भी क्रूशियल हो जाता है। कोर्ट्स को एक तरफ इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं और दूसरी तरफ पब्लिक ऑर्डर और हार्मनी मेंटेन करनी है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन रेज किया है वो डायरेक्टली आर्टिकल 14 और 21 से लिंक्ड है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें ड्यू प्रोसेस एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर स्टेट बिना नोटिस के किसी प्रॉपर्टी को सील कर देता है तो वो आर्बिट्ररी एक्शन हो सकता है और आर्बिट्ररीनेस ही आर्टिकल 14 का सबसे बड़ा एनिमी है। इसी तरह भोजशाला केस में जो भी फाइनल आउटकम होगा वो सिर्फ एक साइड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए फ्रेमवर्क सेट करेगा कि कैसे कोर्ट्स रिलीजियस कैरेक्टर्स डिटरमाइन करेंगे और कैसे कंपीटिंग क्लेम्स को बैलेंस करेंगे। एंड में एक सिंपल सी बात है, चाहे वो मॉस्क हो या टेम्पल, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का इशू हो या हिस्टोरिकल क्लेम का, लॉ का बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है। पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन लिमिट्स एंड प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड। और शायद इसीलिए आज कोर्ट्स बार बार ये रिमाइंड कर रहे हैं कि इंडिया एक रूल ऑफ लॉ कंट्री है, रूल ऑफ इमोशन या रूल ऑफ इम्पल्स नहीं। अब सबकी नज़र दो जगह पर है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने स्टेट का अफिडेविट जिसमें वो बताएगी कि उन्होंने किस लॉ के अंडर एक्शन लिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अपकमिंग हियरिंग जहां डिसाइड होगा कि भोजशाला डिस्प्यूट में जुडिशियल अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।